नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके सर क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम यहां पर बायोलॉजी की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमने बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास डाली थी, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सेल से। ठीक है, तो सेल्स यानी कोशिका। सेल्स होती क्या है? सेल्स यानी जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं। ठीक है, यह अपने आप में पूर्ण होती है, यानी इसमें श्वास आदि प्रक्रिया सब कुछ होता है। यानी जीव अगर पृथ्वी पर बात करें, जीवन की बात करें, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल्स। यही सेल्स अगर बहुत सारी मात्रा में इकट्ठी हो जाए तो हम उसको बोलते हैं उत्तक। अगर यही उत्तक बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं हम अंग। और यही अंग अगर हमारे बहुत सारे इकट्ठे हो जाए तो उसका क्या निर्माण होता है? बॉडी का। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सेल्स यानी कोशिका। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, यानी जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। यह स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है, यानी इसमें स्वतः ही जन्म होता है। एक सेल दूसरी सेल में टूटकर दूसरी सेल्स का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद नोट। अब ये कोशिका के संगठित रूप को हम जीवन कहते हैं। जब बहुत सारी कोशिका एक जगह इकट्ठी होकर एक शरीर, बॉडी आदि का निर्माण कर लेती है तो उसे हम जीवन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। ठीक है, सेल जब सेल अकेली रहती है, नहीं आपने देखा होगा बहुत से जीव ऐसे होते हैं पृथ्वी पर जिनमें ओनली एक सेल पाई जाती है, नहीं उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। आप पर भी देखा होगा, जब हमारी ये जो बॉडी है, इस बॉडी में भी बहुत सारी सेल्स मिलकर बनी होती है। अगर आप छोटा सा भी अपनी जो जैसे मांस को उखाड़कर देखोगे तो उसमें बहुत सारी सेल्स दिखाई देंगी आपको। ठीक है, यानी हमारी बॉडी, प्रत्येक बॉडी का जो अंग है बहुत सारी सेलों से मिलकर बना होता है। तो शुरुआत करते हैं सेल्स, यानी जब सेल्स बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम उत्तक यानी टिश्यू। जब यही टिश्यू बहुत सारे इकट्ठे होकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गन्स यानी अंग। और यही अंग अगर हमारी बॉडी के, जैसे हमारी बॉडी ये हाथ पैर आदि, चूंकि इन सब में उत्तक प्लस कोशिका होती है, तो बहुत सारे अंग मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो अगर आपने यहां तक बात समझी हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो सेल्स यानी जीव, जो पृथ्वी पर जीव होते हैं वो हमारे एक कोशिकीय होते हैं प्लस बहुकोशिकीय होते हैं। यानी दो प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, एक कोशिकीय प्लस बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होती है, यानी वो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। उसी सेल में सब कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आदि, यानी श्वास आदि प्रक्रिया सब एक ही सेल से करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे इन सब में हमारे बैक्टीरिया आते हैं। यानी बैक्टीरिया जो फॉर्म होती है बहुत जीवन की बहुत सूक्ष्म इकाई है। ठीक है, यानी उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, क्योंकि वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव यानी जो जीव बहुत सारी सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे इंसान, बंदर, हाथी, घोड़ा आदि, पक्षी आदि, ये सब क्योंकि हम इनको नग्न आंखों से भी देख सकते हैं और बहुत सारी कोशिका मिलकर तो इसलिए इनका शरीर हमें देखने लायक बन जाता है। और इसी प्रकार आपने देखा होगा, जितनी ज्यादा कोशिका इतना ही बड़ा शरीर। ठीक है, तो हमारे शरीर में कोशिका कम है इसलिए हम थोड़े छोटे रह गए, और हाथी के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं इसलिए हाथी बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब सबसे छोटी कोशिका। अब थोड़े से पॉइंट हम नोट किए हमने यहाँ पर, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका यानी पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया ही है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका होती है शतुरमुर्ग के अंडे की। आपने देखा होगा शतुरमुर्ग का अंडा शुरुआत में ही बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मानव सेल, यानी मानव सेल में कुछ रोचक तथ्य हैं। ठीक है, सेल्स के बारे में वो यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे बड़ी कोशिका, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, यानी मादा अंडाणु की। आपने देखा होगा जिस प्रकार बच्चे का निर्माण होता है, तो बच्चे का निर्माण निषेचन द्वारा होता है। निषेचन यानी फीमेल का अंडाणु और मेल का शुक्राणु, ये जब ये मिलते हैं तो इससे क्या होता है? निषेचन। और जिस प्रकार एक जीवन उत्पन्न हो जाता है, तो ये मादा के अंदर पाए जाते हैं अंडाणु, यानी ओवरी में पाए जाते हैं। ठीक है, ओवरी यानी से ओवम भी कहते हैं, तो ओवम यानी अंडाणु। उसके बाद सबसे छोटी जो कोशिका होती है पुरुष वीर्य यानी स्पर्म की। ठीक है, आपने देखा हुआ, अब ये स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई देता है, तो आप ये देखेंगे ये होता है हमारा शुक्राणु। ठीक है, तो ये शुक्राणु गति कर सकता है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसी ये फ्लैजिला जैसी आकृति दिखाई दे रही है आपको, बाल जैसी संरचना, तो ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो शुक्राणु के पीछे लगा रहता है। यानी शुक्राणु गति कर सकता है पर अंडाणु गति नहीं करता। ठीक है, उसके बाद और गति किसके कारण करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के कारण गति कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम
सबसे लंबी कोशिका, यानी सबसे लंबी कोशिका हमारी तंत्रिका तंत्र की होती है। तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन सेल। आपने देखा होगा न्यूरॉन सेल यानी जो माइंड हमारा जो बना होता है वो पूरा न्यूरॉन सेल का बना होता है। वास्तव में पूरा माइंड हमारा न्यूरॉन सेल का नहीं बना होता है, उसमें 10% ग्लियल सेल भी पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा जो माइंड बना होता है 90% न्यूरॉन सेल से प्लस 10% ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। बात करते हैं हम कोशिका विभाजन। अब वास्तव में कोशिका विभाजन को अगर विभाजन के तौर पर देखोगे तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि कोशिका विभाजन कह लो, इसको कोशिका विभाजन कहें या फिर कोशिका निर्माण कहे। ठीक है, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका निर्माण तभी होता है जब कोशिका आपस में टूटती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो कोशिका विभाजन यानी कोशिका जो निर्माण होता है वो होता है लीवर में। यानी अगर आप अपने लीवर का कुछ % हिस्सा खराब हो गया तो उसको काट कर डॉक्टर अलग कर देता है, क्योंकि लीवर अपने आप को दोबारा से रीग्रोथ कर लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा बहुत अधिक मात्रा में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम यानी जो कोशिका का विभाजन कर दूसरी कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सबसे कम जो कोशिका विभाजन होता है हमारे ब्रेन, यानी ब्रेन की भी किस सेल में, ब्रेन की न्यूरॉन सेल में, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो 90% हमारा न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है और 10% ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा जैसे कि जब ये चालान वगैरह जो काटते हैं, जैसे कि पुलिस वाले जब चालान काटते हैं तो ये नहीं देखते कि जूता पहना है कि नहीं पहना है, शर्ट पहनी है, मतलब कुछ जैसे छाती पर भी तो हम लगा सकते हैं ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए, जैसे यहाँ पर भी तो सुरक्षा चाहिए होती है। ठीक है, पर सर को ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों आवश्यकता पड़ती है, सर पर हेलमेट ही क्यों चेक करता है, क्योंकि अगर एक बार सर में चोट लग जाए तो वो हमारा सही नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर चोट लग जाए तो वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इनमें कोशिका उस जख्म को नहीं भर सकती और वो हमेशा जख्म बना रहेगा और जिससे आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। आपने देखा होगा अगर सबसे आसान मौत मरनी हो व्यक्ति को व्यक्ति अपने माइंड में गोली मारता है, क्योंकि व्यक्ति को दर्द का एहसास भी नहीं होता। ठीक है, माइंड की न्यूरॉन कोशिका सेल्स ऐसी सेल्स है जहां पर हमें कभी भी दर्द का अनुभव नहीं होता। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि सर में दर्द हो रहा है, पर वो सर में यानी इसका मतलब माइंड में दर्द नहीं होता, वो हमारे सर की ऊपरी परत यानी मेनिंजाइटिस परत पर होता है। मेनिंजाइटिस परत यानी आपने देखा होगा मेनिंजाइटिस रोग होता है, वो कब होता है, जब आपकी मेनिंजाइटिस परत पर कोई आघात चोट लगती है। आपने देखा होगा जिस प्रकार कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है, याददाश्त चली यानी इसका मतलब जो हमारा ब्रेन होता है उस ब्रेन के ऊपर एक हमारी मेनिंजाइटिस की परत होती है। अगर इस परत पे चोट लगती है तो व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाती है, याददाश्त, यानी वो याददाश्त उसकी जो कुछ चीजें अपनी भूल जाता है, जिसको हम कम याददाश्त रोग कहते हैं या फिर मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने आसपास की चीजों को भूलने लगता है। बात करते हैं हम कोशिका संबंधित खोज की। अच्छा, लीवर की बात करते हैं तो लीवर एक ऐसा अंग है जो अपने आप को रिप्रोडक्टिव करता रहता है, क्योंकि इसकी जो सेल होती हैं वो हमारी रीग्रोथ होती रहती है। सबसे ज्यादा जो हमारा कोशिका विभाजन पाया जाता है वो हमारा लीवर में पाया जाता है और सबसे कम माइंड में। ठीक है, और माइंड की कौन सी सेल्स में, 90 माइंड की कौन से, न्यूरॉन सेल्स में। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे ट्यूमर बनते हैं, माइंड में भी तो ट्यूमर बनता है, पर माइंड में जो ट्यूमर बनता है वो हमारा ग्लियल सेल की वजह से ही बनता है, न कि न्यूरॉन सेल की वजह से। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं हम कोशिका संबंधित खोज। ठीक है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद कोशिका अध्ययन, यानी कोशिका का अध्ययन किसमें, यानी साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका का। आपने देखा होगा जिस शब्द के सामने भी लॉजी लग जाता है, लॉजी यानी लॉजी मतलब लॉजिक नहीं, उस पीछे का क्या लॉजिक है, क्या तथ्य रहा होगा, इस चीज यानी जिसके सामने भी लॉजिक लग जाता है, यानी हम उसमें क्या करते हैं, उस चीज का अध्ययन। यानी साइटो यानी सेल और लॉजी मतलब अध्ययन, यानी इसके अंदर कोशिका का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कोशिका की खोज। तो आपने देखा होगा, यह पढ़ा भी होगा, बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल्स की खोज की थी। वास्तव में इन्होंने सेल्स को मरे हुए रूप में खोजा था। ठीक है, तो जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि जब ये एक बोतल होती है तो बोतल में एक कॉर्क होती है, कॉर्क यानी एक कागज नुमा कुछ एक गत्ता सा होता है, ऐसा गोल गोल टाइप का, छल्ले टाइप का। तो इन्होंने उस ढक्कन को माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्होंने वहां पर सर्वप्रथम सेल्स को देखा और इस सेल्स की आकृति एक मधुमक्खी के छत्ते की जैसी आकृति दिखाई दी। ठीक है, चूंकि यहाँ पर ये घरनुमा आकृति होती है, जिस प्रकार मधुमक्खी का घर होता है, इसी प्रकार वो वैज्ञानिक उस घर को उस टाइम सेल कहते थे, उसी नाम पर इनका नाम सेल्स पड़ा। ठीक है,
क्योंकि इन्होंने इसको बोतल की कॉर्क यानी बोतल के ढक्कन में जो एक गत्ता होता है उसको माइक्रोस्कोप से देखा था, तो इन्हें ऐसी आकृति दिखाई देती जो हमारी मृत कोशिका थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जीवित सेल्स की। ठीक है, जीवित सेल यानी बैक्टीरिया, इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। यानी अगर ये पूछे क्वेश्चन कि सर्वप्रथम जीवित सेल की खोज किसने की थी, तो उनका नाम था लीवनहोग। अगर ये पूछ ले कि सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो उसका नाम, उनका नाम भी है लीवनहोग, क्योंकि बैक्टीरिया इन्होंने जीवित फॉर्म में देखा था, इसी को हमने क्या कह दिया, जीवित सेल। ठीक है, तो इसकी खोज इन्होंने 1674 में की थी। और इन्होंने दांत की गंदगी, ऐसे दांत साफ करोगे तो उसमें से जो मेल निकल कर आता है, यानी जो बचा बचा खाना आता है, उसी को माइक्रोस्कोप से देखा उन्होंने सर्वप्रथम। और उसमें क्या मिले इन्हें, कीटाणु मिले, छोटे छोटे तैरते हुए कीटाणु, यानी घूमते फिरते क्या मिले इन्हें, कीटाणु। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये भूल गए हम कि इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी 1665 में, और रॉबर्ट हुक हमारे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम केंद्रक, यानी केंद्रक की खोज पूछता है कई बार कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद पूछा जाता है कोशिका विभाजन, जो कोशिका विभाजन, यानी आपने यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पढ़ाया कोशिका विभाजन, एक सेल से दूसरी सेल का जो निर्माण कैसे होता है। ठीक है, उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रुडोल्फ विर्चो। उसके बाद डीएनए यानी डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी, आपने देखा होगा जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स संरचना में रहता है। ठीक है, इस प्रकार रहता है, तो उसकी खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने। उसके बाद गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का सर्वप्रथम नामकरण किसने दिया, इससे पहले क्रोमोसोम को किसी और नाम से जाना जाता था, यानी वास्तव में डिफाइन नहीं कर पाए थे कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्रोमोसोम को नामकरण किसने दिया, वालडेयर ने। किसने दिया, वालडेयर। ठीक है, उसके बाद पूछता है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आरएनए पाया जाता है और जिस पर हमारे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम की खोज किसने की थी, जीई पेलेडे। किसने, जीई पेलेडे। उसके बाद पूछता है क्लोरोप्लास्ट यानी प्राणहरित, तो क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी, एमए स्विम्पर। आपने देखा होगा जैसे कि पेड़ पौधा का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, प्राणहरित यानी हमारा क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्योंकि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कई बार पूछा जाता है कि प्राणहरित यानी इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो प्राणहरित में हमारी मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद पूछा था जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लास्ट। आपने देखा होगा जीवन का जो आधार है हम किसे कहते हैं, जीवन का आधार हम प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य को कहते हैं। ये हमारी कोशिका है, इसी कोशिका में हमारे कोशिका अंग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम आदि। ठीक है, ये अब चूंकि इन सबको जीवन कहां से मिल रहा है, इसी जीव द्रव्य से। इसी जीव द्रव्य में हम तैरते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, और इसी की वजह से ये आपस में टकराते भी नहीं। ठीक है, तो जो हमारी जो सेल्स होती है, सेल्स में क्या भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है जिसको हम जीव द्रव कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम पुष्टि किसने की थी, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक देख। तो बात करते हैं हम सेल्स के टाइप्स की, यानी सेल्स हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। यानी जो हमारी शुरुआत में जो शुरुआती सेल बनती है, यानी धरती पर जो शुरुआत में सेल बनी थी वो किस रूप में डेवलप हुई थी, हमारी प्रोकैरियोटिक में डेवलप हुई थी। ठीक है, धीरे धीरे यह सेल अपने आप को एडवांस रूप लेती चली गई और ये यानी यूकैरियोटिक में चेंज हो गई। यूकैरियोटिक यानी जिसमें बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं, जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दव्य जालिका, गोल्जी बॉडी, केंद्रक झिल्ली आदि, लिंग प्रजनन आदि, इन सब सेल्स में पाया जाता है। पर जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, सेल्स होती है, उनमें हमारे इतने सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते, वो हमारी सरल कोशिका कहलाती है। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा कोशिकांग नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें सिंपल यानी सरल, इनका अध्ययन जो करते हैं वो हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रो यानी प्रारंभिक, इसे प्रारंभिक सेल कहते हैं और इसे पूर्ण सेल कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आदि बहुत सारे कोशिकांग रहते हैं, पर ये हमारी अधिकतर खाली पड़ी रहती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको उसको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो हम आपको बहुत अच्छे विस्तार से समझा पाएंगे। ठीक है, तो आप प्रयास करना कि हमें जल्दी से स्मार्ट बोर्ड मिल जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, इसको ठीक है, जितना आप सपोर्ट करोगे इतना अच्छा हम यहाँ पर पढ़ा पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इस सेल्स को हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। तो जितनी भी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें हमारा जो केंद्रक होता है, आपने सुना होगा जो केंद्रक होता है वो हमारा कोशिका का माइंड होता है। ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पर सारी कोशिकाएं चलती हैं। ठीक है, तो इनमें जो हमारा केंद्रक होता है वो हमारा बिखरा हुआ यानी बिखरी हुई फॉर्म में रहता है, यानी अविकसित केंद्रक इसमें पाया जाता है, इसीलिए हम इसको केंद्राभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्राभ। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इनमें जो, क्योंकि आपने सुना होगा केंद्रक में ही डीएनए रहता है, तो इनका जो डीएनए होता है वो भी बिखरी हुई फॉर्म में
रहता है। ठीक है, इसी डीएनए से ही अगली कोशिका में इनके जीन्स जाते हैं और ऐसी कोशिका उत्पन्न होती है। ठीक है, डीएनए हमारा एक तरीके से हमारी सूचना का आदान प्रदान करता है अगली जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, इनमें कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका द्रव यानी जीवन की जो इकाई यानी जीवन का जो आधार है वो हमारा कोशिका द्रव ही है। ठीक है, इसी से हमारे इन सब चीजों का जीवन चलता है। अगर आप इसी द्रव को पूरे द्रव को निकाल दे यानी हमारी इस कोशिका को निचोड़ दे तो इन समय जीवन यानी इस कोशिका का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ये कोशिका जीव यानी एक प्रकार से ये पूरा जीव है जिसको हम बैक्टीरिया आदि कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें राइबोसोम। तो इसमें राइबोसोम रहता है बिखरी फॉर्म में। ठीक है, राइबोसोम क्या काम करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें सेल वॉल है, यानी इनकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक यानी पेड़ पौधों में सेल वॉल पाई जाती है, पर हम भी यूकैरियोटिक में आते हैं, पर हमारे अंदर सेल वॉल से नहीं पाई जाती। इसलिए हमारी जो त्वचा होती है बहुत मुलायम होती है, पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, उन सब में सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज बहुत हार्ड यानी कॉम्प्लेक्स शर्करा है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत टफ हो जाती है। ठीक है, पर जितने हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक जीव सेल होती हैं, वो हमारी उनमें भी सेल्स पाई जाती हैं और वे हमारे कार्बोहाइड्रेट तथा कार्बोहाइड्रेट आदि प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें, ये आपको पूंछ जैसी आकृति दिख रही होगी, इसे वास्तव में फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला। और ये आपको बाल जैसी संरचना नुमा आकृति दिख रही होगी, इनको हम सीलिया कहते हैं, सीलिया या पिली कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया या पिली। अब इन्हीं की वजह से ये गति करता है। जो बैक्टीरिया होता है जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? गति करता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी पर यही पहले जीव थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने लायक थे। ठीक है, उसके बाद में विकसित होते होते ये हमारा रूप आ गया। ठीक है, पर उससे पहले जीवन इसी रूप में पनपता पृथ्वी पर। ठीक है, क्योंकि इनमें फ्लैजिला आदि अंग पाए गए जिसकी वजह से ये गति करते हैं। ये फ्लैजिला हमारा प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये जितनी सीलिया होती है, सीलिया भी हमारी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इन्हीं सीलिया की वजह से, सीलिया यानी पीली, इन्हीं पीली की वजह से यह एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया पर जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, ये आपको बाल जैसी संरचना दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, अब आदि तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली इसमें से। अब बात करते हैं राइबोसोम, यानी इनमें जो राइबोसोम होता है, ये आपने दिख रहा होगा राइबोसोम यानी प्रोटीन का निर्माण। जिस प्रकार बिना प्रोटीन के बॉडी का निर्माण नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी सेल मिलकर एक बहुत बड़ी बॉडी का निर्माण करती है, पर उस बॉडी में भी वो बॉडी तभी हमारी विकसित हो पाएगी, यानी सेल तभी विकसित हो पाएगी जब उसमें प्रोटीन होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी मसल्स बॉडी बिल्डिंग वाले हैं, ये सब क्या काम करते हैं? प्रोटीन खाते हैं और बॉडी यानी बॉडी का निर्माण करते हैं। अब प्रोटीन खाने से इसका मतलब मसल्स ग्रो होती है। ठीक है, मसल्स यानी सेल्स ग्रो होती है। इसी प्रकार इसी में भी राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से ये अपने अस्तित्व में बनी रहती है और अपना जीवन चक्र चलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राइबोसोम। इनमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जबकि अगर यूकैरियोटिक की बात करें, हमारी बात करें, तो हमारे अंदर राइबोसोम 80S प्रकार यानी 80S टाइप का होता है, जो बहुत बड़ा होता है। और इनमें S टाइप यानी ये छोटा होता है। इनका कुछ मानक दंड के आधार पर ये मानक दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनमें डीएनए तथा हिस्टोनोप्रोटीन नहीं पाया जाता। नहीं, राइबोसोम में हमारा डीएनए तथा हिस्टोनोप्रोटीन नहीं पाया जाता, जबकि प्रोकैरियोटिक जीव में उनके राइबोसोम में हिस्टोनोप्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए दोनों पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम आरडीएनए की। ठीक है, तो डीएनए यानी इनमें जो डीएनए होता है वो एकल सूत्री होता है। आपने देखा होगा जितने भी यूकैरियोटिक में, इसको उदाहरण आप अपने आप से लो। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक में हम आते हैं। ठीक, तो जितने भी सब उदाहरण है वो अपने आप पे ही अप्लाई करना सीखो। ठीक है, तो डीएनए यानी हमारे अंदर जो जितना भी डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स में होता है। डबल हेलिक्स आपने देखा होगा इस प्रकार बनता है, डबल हेलिकल, ये ऐसे, और इनके अंदर ये हमारे ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डबल हेलिकल्स। ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स में होते हैं जितने भी यूकैरियोटिक यानी जितने भी मनुष्य आदि होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनमें डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है। पर जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक जीव यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें एकल सूत्री यानी एक ही हेलिकल्स पाया जाता है डीएनए का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं श्वसन। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आपने पढ़ा होगा जिस प्रकार मनुष्य में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, पर वो कोशिका में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका
का पावर हाउस कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक जीव में तो इनका पावर हाउस प्लाज्मा झिल्ली होता है। क्या होता है इनका पावर हाउस? प्लाज्मा झिल्ली, क्योंकि इसी में हमारी ऑक्सीजन मिली होती है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली, इसी में ऑक्सीजन मिली रहती है और इसी से ये श्वसन करता है। ठीक है, जितने भी हमारे बैक्टीरिया आदि वगैरह यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक यानी जो प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता। अब उस पर बात करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें यूकैरियोटिक यानी हम में होती है, पर ये एक कोशिकीय जीव यानी बैक्टीरिया में नहीं होती। तो बात करते हैं कौन कौन सी चीज हमारी प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये हम में होता है पर प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से द्वारा सांस कोशिका का श्वसन पूर्ण होता है, पर इनमें श्वसन कहां से पूर्ण कर लेते हैं? ये प्लाज्मा झिल्ली से। उसके बाद बात करते हैं अंतःपर्दव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारी सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है पर इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि इन्हीं ईआर में हमारा राइबोसोम पाया जाता है, पर इनका जो राइबोसोम है वो बिखरी अवस्था में रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का ट्रांसफर करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है और उसी ऊर्जा को ऊर्जा लेकर माइटोकॉन्ड्रिया से गोल्जी बॉडी पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, जिस चीज को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक अंग, जैसे मेरी टांगे अभी आराम कर रही हैं तो इनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर मेरी जीभ ज्यादा वर्क कर रही है, इसलिए ये जो गोल्जी बॉडी पूरे शरीर से ऊर्जा लेकर मेरी जीभ को ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद बात करते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली यानी आपने देखा होगा, अगर इस पर हमारी केंद्रक झिल्ली होती तो ये हमारा विकसित केंद्र कहलाता। क्या कहलाता? विकसित केंद्र। अब चूंकि इनके ऊपर प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, इसलिए हम इसको अविकसित केंद्र कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो हमारी जितनी भी कोशिका होती है, उन कोशिका में जितना वो हमारा केंद्रक होता है, उस केंद्रक में कोशिका झिल्ली यानी एक छोटी सी जैसे थैली टाइप की होती है। आपने देखा होगा, जिस प्रकार कुछ सामान होगा उस सामान को हम एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेते हैं, तो वही पॉलीथीन यानी हमारा जो केंद्रक होता है वो एक पॉलीथीन में बंद रहता है। ठीक है, इसमें आने वाले द्रव आदि का वो नियंत्रण करता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम केंद्रक यानी हमारे शरीर में केंद्र यानी हमारी जो कोशिका होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि हम यूकैरियोटिक में आते हैं, पर इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक होता है पर बिखरी अवस्था में रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लिंग प्रजनन। हम सभी कोशिकाओं में हमारी जो यूकैरियोटिक यानी जीव होते हैं उनमें सब में जनन यानी लिंग जनन पाया जाता है, पर इनमें कोई लिंग जनन नहीं पाया जाता है। इनमें लिंग जनन अलग प्रकार का होता है, यानी इनमें विखंडन विधि द्वारा जनन पाया जाता है। यानी विखंडन विधि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। विखंडन विधि यानी शुरुआत में एक सेल रहेगी, ये सेल धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। हमने आपको बताया क्योंकि इनमें राइबोसोम होता है, जहां राइबोसोम होता है वहां प्रोटीन हमेशा होता है। जब प्रोटीन बनता है तो उस बॉडी का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार इनकी बॉडी थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, और जब ये बॉडी थोड़ी बड़ी होती चली जाएगी तब ये बीच में से पिचकना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब ये बीच में से पिचक जाएगी तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये दो बराबर भागों में टूट जाएगी, और इस प्रकार एक सेल से दूसरी सेल का, एक सेल यह हो गई हमारी और एक सेल यह हो गई। इस प्रकार एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये अपना प्रजनन करते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा दही जम जाती है, आपने देखा होगा जैसे दही जमाते हैं तो दही जमाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा पहले से ही दही डाल देते हैं। वो दही हम इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो दूध खट्टा हो जाए, इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें पहले से ही हमारे बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? इसको दूध को खट्टा बना देते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टोबैक्टीरियम होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारी दही जम जाती है। तो अब बात करेंगे इसमें, सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की। इससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल चित्र सहित पढ़ी है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। यानी यूकैरियोटिक सेल भी हमारी इसमें दो प्रकार की होती है, क्योंकि आपको पता है कि एनिमल्स और हमारे प्लांट्स ये दोनों भी यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, तो हमारे ये यूकैरियोटिक दो टाइप की होती हैं, यानी प्लांट सेल और हमारी एनिमल सेल। तो ये हमारी प्लांट सेल है, प्लांट, और ये हमारी एनिमल सेल है, एनिमल सेल। ठीक है, अब जितनी भी प्लांट सेल होती है वो सब हमारी चौकोर आकृति की होती है, यानी रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल हमारी गोलाकार होती है। ठीक है, तो हम यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहले प्लांट सेल, ये यूकैरियोटिक में आती है। ठीक है, इससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक में भी हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल यानी
यानी पेड़ पौधों की, यानी जो हमारी वनस्पति की सेल होती है वो हमारी किस प्रकार की होती है, ठीक है। वो सबसे पहली बात ये चौकोर आकृति की होती है। उसके बाद बात करते हैं हम, इसमें कुछ कोशिका अंग ऐसे होते हैं जो हमारे एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो इन दोनों में यानी तो कुछ डिफरेंस होता है इनमें, तो वो बाद में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं इनकी वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो इनके जो वैक्यूल्स यानी रसधानी होती है वो बहुत बड़ी होती है, यानी इनमें बहुत अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। आपने भी देखा होगा जितने भी वनस्पति पेड़ पौधे हैं तो इनमें लगभग अपने वजन का लगभग 70 से 80% इनमें जल पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार इनकी राजधानी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इनमें राजधानी ज्यादा संख्या में नहीं होती, पर एक ही राजधानी इनके अंदर बहुत बड़ी होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की तो इनमें राजधानी बहुत छोटी छोटी होती है, पर एक से अधिक होती है, ठीक है। ये भी एक से अधिक हो सकती है, पर वो हमारा मैटर करता है वनस्पति पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इनकी केंद्रक की, ठीक है। अब चूंकि ये केंद्रक दिखाने का प्रयास किया गया है, केंद्रक तो इनका केंद्रक एक साइड में होता है, ये बीच में नहीं होता, जबकि एनिमल्स का केंद्रक बीच में होता है, ठीक है। तो इनके केंद्रक के आसपास हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहता है, जिसकी एक सतह तो खुरदरी होती है और एक सतह चिकनी होती है। अब खुरदरी सतह पर राइबोसोम आकर चिपकते हैं, जिसके कारण खुरदरी सतह पर प्रोटीन का निर्माण होता है, और जबकि चिकनी सतह पर हमारे लिपिड आकर चिपकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर हमारे वसा का निर्माण यानी फैट का निर्माण होता है। उसके बाद हमारे पास एक केंद्रक भी पाया जाता है। इस केंद्रक में केंद्रक द्रव होता है। इस केंद्रक द्रव को केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव को घेर कर रखती है, जिस प्रकार ये यानी कोशिका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में नहीं मिल पाता, ठीक है। अब इसमें भी हमारा श्वसन चलता है, ठीक है, केंद्रक में भी, ठीक है, क्योंकि केंद्रक में हमारा कोशिका द्रव होता है, इसमें ऑक्सीजन पहुंचती है, यहाँ पर भी हमारा श्वसन चलता है। बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। अब इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा श्वसन चलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम राइबोसोम के बारे में। तो इनमें राइबोसोम बिखरी हुई फॉर्म में रहता है। राइबोसोम हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको खाकर हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। आपने सबसे पहले तो आपने देखा होगा कौन सी गोभी, एक गोभी आती है, उस गोभी को हम ब्रोकली गोभी, ठीक। तो ब्रोकली गोभी होती है, इस ब्रोकली गोभी में हमारा प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि इसमें भी राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे बॉडी बिल्डर ब्रोकली को खाते हैं और हमारा उनकी बॉडी वगैरह प्रोटीन की पूर्ति होती है। उसके बाद बात करते हैं इनकी क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते, सिर्फ हमारे प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। यानी ये जितने भी हमारे आपने देखा होगा पेड़ पौधे होते हैं उनमें हरा रंग जो उनकी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट ही प्रदान करता है, जिसकी वजह से इनके अंदर श्वसन चलता है, ठीक है। आपने देखा होगा ये प्रकाश उत्सर्जन एक क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वो फोटोसिंथेसिस हमारी क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत ही होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है, और जहां पर क्लोरोफिल होता है वहीं पर हमारा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शर्करा यानी ग्लूकोज में चेंज होकर ऊर्जा प्रदान करती है और ऑक्सीजन को मुक्त करती है। ऑक्सीजन पेड़ पौधों का बाई प्रोडक्ट होता है, और जबकि हमारा बाई प्रोडक्ट CO2 होता है। जब हम सांस लेते हैं तो CO2 को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा बाई प्रोडक्ट है। इसी प्रकार जब पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, जो हमारा पेड़ पौधों का बाई प्रोडक्ट है। उसी बाई प्रोडक्ट हम यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन का हम यूज कर लेते हैं, और CO2 का कौन यूज कर लेता, पेड़ पौधे। उसके बाद बात करते हैं हम इनकी कोशिका झिल्ली, यानी इनके अंदर कोशिका झिल्ली प्लस सेल वॉल दोनों पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में ओनली कोशिका सेल यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि इनके अंदर कोशिका झिल्ली प्लस सेल वॉल दोनों पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कुछ पदार्थों का बाहर से आना और जाना, इन दोनों पर नियंत्रण किसका होता है, कोशिका झिल्ली का, ठीक है। इनके बाहर कोशिका के अंदर यानी कोशिका के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। इनकी सभी सेल प्रोटेक्टिव होती है, यानी प्रोटेक्टिव मतलब आपने देखा होगा जितने भी सब पेड़ पौधे होते हैं ये बहुत ज्यादा ठोस यानी कठोर होते हैं, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल नहीं सकते और एक स्थान पर खड़े रहकर जीवन भर जीवित रहते हैं, क्योंकि उनके सेल वॉल कठोर होती है। कठोर क्यों होती है, क्योंकि उनके सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक हार्ड शर्करा है, और हार्ड शर्करा यानी वो धीरे धीरे बनकर एक बहुत जटिल रूप ले लेती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनके कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव हमने इससे पहले भी बात की थी कि कोशिका द्रव को ही जीवन का आधार कहा जाता है। इसी से अब जितने भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, वैक्यूल्स आदि है, ये सब किसी वजह से जीवित रहती है, ये सब कोशिका द्रव की वजह से ही जीवित रहती है। हमने इससे पहले भी बताया था अगर कोशिका को निचोड़ दे, पूरा द्रव निकाल दे तो ये भी जी नहीं पाएंगे और हमारी
कोशिका वहीं पर मर जाएगी। अब इनके अंदर एक चीज अलग से पाई जाती है, जैसे लवक, हमने इसके बारे में क्रोमोप्लास्ट, तो इनके अंदर लवक एक्स्ट्रा पाया जाता है लवक, जबकि एनिमल सेल्स में लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इससे पहले हम ये दोहराए, तो अब इससे पहले हम पढ़ लेते हैं एनिमल सेल्स के बारे में। ठीक है, तो एनिमल सेल्स इनसे थोड़ी सी अलग होती है, पर लगभग हमारी इसके जैसी ही होती है, यूकेरियोटिक में आती है ये भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इनके केंद्रक के बारे में। ये हमारा इसका केंद्रक, इस केंद्रक में भी द्रव भरा रहता है और इस केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली होती है जो केंद्रक को बिखरने नहीं देती। आपने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा होगा कि उनका जो केंद्रक होता है वो बिखरी अवस्था में रहता है, पर जितने भी एनिमल्स, प्लांट आदि है, यूकेरियोटिक है, उनका केंद्रक संगठित रूप में रहता है और वो हमारा, क्योंकि उस पर एक केंद्रिका झिल्ली रहती है, उस केंद्रिका झिल्ली के अंदर हमारा केंद्रक द्रव होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम इनकी, यानी जितने भी कोशिका होती है, हमारी एक कोशिका होती है, तो उनका मास्टरमाइंड यानी उनका कंट्रोलर होता है, वो हमारा केंद्रक होता है। यही केंद्रक इन सब चीजों को आदेश देता है, इसी की वजह से ये सब चीजें कार्य करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर इसके, हमारा जो इनके कोशिका अंग, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रसधानी। आपने इधर पढ़ा होगा इनकी रसधानी बहुत बड़ी होती है, पर इनकी रसधानी बहुत छोटी होती है, क्योंकि इनके अंदर आपने देखा होगा जितना भी हम पानी पीते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, अब हमने 1 लीटर पानी पिया तो वो हमारे पेट में नहीं, हमारी हर कोशिका में पानी होता है, क्योंकि हमारी हर कोशिका में क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स, यानी लगभग शरीर का 80% पानी हमारी इन्हीं वैक्यूल्स में जमा रहता है। ठीक है, अब जब धीरे 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 आपने देखा होगा जब पसीना निकलता है तो हमारे पेट से पसीना नहीं निकलता, ऐसे मुंह से पसीना थोड़े निकलता है, पसीना हमारी त्वचा से निकलता है, क्योंकि त्वचा में, ये त्वचा किससे बनी है, हमारी सेल से, और इन्हीं सेल से क्या निकलता है, रसधानी से क्या निकलता है, हमारा पानी निकलता है। ठीक है, तो हमारे शरीर का जितना भी पानी स्टोर रहता है हमारे रसधानी में रहता है। जब भी पसीना आता है तो पसीने से क्या होता है, हमारा नमक की मात्रा निकल जाती है, सोडियम। अब आपने सोडियम का एक फैक्ट बता दिया आपको, अगर हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है तो हमारा दिमाग भूलने यानी याददाश्त उनकी कमजोर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पसीना आना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे शरीर में पानी की कमी पड़ जाती है तो हमें प्यास लगती है, फिर पानी पीते हैं, धीरे धीरे वो वैक्यूल्स में पहुंचता है। ठीक है, ये प्रोसेस में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लाइसोसोम की। अब इधर लाइसोसोम नहीं होता, जबकि यहाँ पर लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब भी किसी कोशिका में आपने देखा होगा किसी को घाव हो गया, किसी को डंडा लग गया, तो आपने देखा ऐसे यहाँ पर निशान पड़ जाता है या आंख पे निशान पड़ जाता है, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा काला 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 निशान पड़ जाता है। वो निशान क्यों पड़ गया, क्योंकि वहां की कोशिका मर चुकी होती है। जब आपने देखा कि जब यहाँ पर बहुत तेज मारते हैं तो उनका लाइसोसोम फट चुका होता है। जब लाइसोसोम फट जाता है, क्योंकि इसमें इनके अंदर एक ऐसा द्रव होता है, जल अपघटक पाया जाता है, जिससे ये जल अपघटक आसपास की चीजों यानी कोशिका को, पूरी कोशिका को खत्म कर देता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका का पाचन करता है, यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पर एक रिव्यू ले रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल होती कैसी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होती कैसी है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रोसोम की। तो इनके अंदर सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम इनके अंदर नहीं होता। अब इनके अंदर जितने भी हमारी कोशिका निर्माण होता है वो हमारा किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा। सेंट्रोसोम यानी जिसे आपने देखा होगा, हमने इससे पहले भी बताया था कि लीवर हमारा कोशिका विभाजन बहुत अधिक मात्रा में करता है, उसका पुनर्निर्माण हो जाता है। पर हमारा जैसे कि इनमें एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, इसी की वजह से हमारे जैसे हम उंगली कट गई या घाव हो गया, वो घाव धीरे 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 भरकर एक दोबारा चमड़ी का रूप ले लेता है। तो वो किसकी वजह से होता है, सेंट्रोसोम की वजह से। तो अगर बात आए, क्वेश्चन आए कि कोशिका निर्माण किसके द्वारा आता है, तो कोशिका निर्माण हमारा सेंट्रोसोम द्वारा होता है। जबकि अगर कोशिका का जो भक्षण यानी कोशिका का जैसे पाचन किसके द्वारा होता है, तो कोशिका को नष्ट कौन करता है, तो लाइसोसोम नष्ट करता है। तो कोशिका को मारने वाला लाइसोसोम, जबकि कोशिका को बनाने वाला सेंट्रोसोम। उसके बाद बात करते हैं हम, राजधानी पढ़ ली हमने, उसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। जहां ऑक्सीजन पाई जाती है यानी यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, जिस पर हमारी ऑक्सीजन और इसमें क्रिया होकर एक श्वसन प्रक्रिया होती है। श्वसन प्रक्रिया में यहाँ पर हमें 2 ATP मिलते हैं, जबकि अगर बाह्य श्वसन की बात करें तो उसमें हमारे 36 ATP मिलते हैं। इस प्रकार 2 ATP हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से मिल जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन को हम यानी कोशिका जो श्वसन होता है उसको हम आंतरिक श्वसन कहते हैं, और जबकि हमारी बॉडी का जो और भी श्वसन बाहरी श्वसन होता है उसको हम बाहरी श्वसन कहते हैं, जिसमें हमारे 36 ATP
ऊर्जा मिलती है 36 एटीपी, और कुल मिलाकर एक सांस में हमारी 38 एटीपी ऊर्जा निर्माण होती है। ठीक है, एक सांस में हमारी 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, यानी इस एक सांस जब हम लेते हैं तो 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, जिससे हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री बना रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम राइबोसोम की। तो राइबोसोम एक ये बिखरा हुआ फॉर्म में रहता है। तो राइबोसोम हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है। क्वेश्चन आता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हमने बहुत डिटेल में बता दिया है। ठीक है, ऐसी बात नहीं। अब बात करते हैं कोशिका यानी राइबोसोम, यानी इसमें आरएनए पाया जाता है, और आरएनए यानी वहां पर हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है। बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली के बारे में। तो इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा हमारी त्वचा बहुत नरम है कि ये कोशिका झिल्ली से बनी होती है, तो हम इसको खींच भी सकते हैं क्योंकि कोशिका झिल्ली बहुत नरम होती है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली अंदर के द्रव को और बाहर की चीजों को आने जाने का कंट्रोल यानी कंट्रोल का काम करती है। ये अंदर ये एक हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, किसको बाहर भेजना हो किसको अंदर लाना हो, ये सब काम कौन करता है भाई, ये करता है सेल यानी कोशिका झिल्ली। उसके बाद बात करते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हमने ER लिखा है। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो तो इसकी आकृति देखते हैं, ये एक तरफ से खुरदरी तथा एक तरफ से हमारी चिकनी यानी स्मूथ होती है। तो जिधर से स्मूथ होती है उधर हमारा लिपिड होता है, नहीं वहां पर हमारा वसा का निर्माण होता है। ठीक है, जबकि अगर हम खुरदरी की बात करें, क्योंकि खुरदरी है इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हमारे राइबोसोम चिपके रहते हैं। क्या चिपके रहते हैं, राइबोसोम और इन्हीं राइबोसोम पे होता है हमारा आरएनए, और जहां आरएनए होता है वहां प्रोटीन का निर्माण होता ही होता है। ठीक, तो प्रोटीन का निर्माण कहां पर होगा, हमारे रफ साइड पर, क्योंकि रफ साइड वो हमारे जो बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये राइबोसोम ही तो आकर चिपक जाते हैं, इसलिए इसको रफ कहते हैं, रफ साइड। और जबकि इसकी चिकनी साइड, उस पर हमारा वसा यानी हमारे फैट का निर्माण होता है, यानी चिकने पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम क्या रहेगा हमारा केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में बात करेंगे, तो केंद्रक में हमारा डीएनए, प्रोटीन और हमारा आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा अगर बात करते हैं तो डीएनए कहां पाया जाता है, डीएनए हमारा केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और अभी हम सभी कोशिका अंग को एक साथ लेकर उनके बारे में डिटेल से बताएंगे। चलो उससे पहले हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, अभी बताते हैं कि प्लांट में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल हमारी चौकोर होती है, जबकि एनिमल सेल गोल होती है। उसके बाद यह बड़ी होती है, देखो आपने देखा होगा इनकी सेल्स बड़ी होती है और इनकी सेल्स छोटी होती है। उसके बाद इनकी राजधानी बड़ी होती है, जबकि इनकी राजधानी छोटी होती है। सेल वॉल की बात करें तो इनमें सेल वॉल पाई जाती है, प्लस इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। उसके बाद लवक, तो इनमें लवक पाया जाता है, प्लस इनमें लाइसोसोम पाया जाता है। सीलिया तथा फ्लैजिला भी किसमें पाया जाता है, हमारा सीलिया तथा फ्लैजिला, यानी जितने हमारे अंग है ये सब क्या हमारे सीलिया तथा फ्लैजिला में आते हैं, और इनकी वजह से हम आपने देखा होगा ये गति वगैरह कर लेते हैं, पर ये गति नहीं करते क्योंकि इनके अंदर सीलिया फ्लैजिला अंग वगैरह नहीं पाए जाते। इसके बाद लवक, यानी इसके कारण ये हमारा अपने अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक है, कलर यानी ये हमारा प्लास्टिड में आते हैं, तो प्लास्टिड में यानी इनके अलग रंग बिरंगी फूल आदि ये सब किसकी वजह से होते हैं, हमारे लवक के कारण ही होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे अंदर लवक नहीं पाया जाता। ठीक, तो उसके बाद बात करते हैं हम लाइसोसोम। तो इनके अंदर लाइसोसोम यानी जो इनकी कोशिका को नष्ट करता है। ठीक है, अब जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारी वीडियो पर भी।